हेलो क्लास, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक पदार्थ के बारे में। इससे पहले जो आप देख रहे हैं 11 तक ग्रीन ग्रीन जो हो चुके हैं वो सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं। आज हमारा 12 है टॉपिक न्यूट्रिएंट। इसके बाद 3 बचते हैं लीवर, पैनक्रियाज और लिम्फ। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने भी प्रकार के होते हैं उन सभी को हम बताएंगे और उनके एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोषक पदार्थ या फिर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमारी लाइफ में, जैसे कि हम डेली चलते हैं और कोई काम करते हैं, कुछ भी फिजिकल वर्क करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर कोई काम होता है, तो उन सभी की ज़रूरत के लिए हमें कुछ चाहिए, बाहर से एक एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो जिस सोर्स को हम लेते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 टाइप के होते हैं। मतलब यूजेस के आधार पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादक, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन से हैं? फैट एवं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि फैट को बोलते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। तो ये ऊर्जा उत्पादक होते हैं, इससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। दूसरे होते हैं उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी नियंत्रक मतलब कि जो हमारा फूड हम इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, उसके डाइजेशन में काम करते हैं। तो विटामिन होते हैं, सॉल्ट होते हैं और वाटर होते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो दूसरा हो गया उपापचयी नियंत्रक। तीसरा हमारा है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। तो वृद्धि मतलब ग्रोथ होता है और निर्माण मतलब फॉर्मेशन होता है। तो ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वृद्धि और निर्माण के हेल्प करते हैं। तो इनका नाम क्या है? प्रोटीन। तो ये होते हैं आपके प्रोटीन। और फोर्थ हमारा है आनुवांशिक पदार्थ, मतलब हेरिडिटरी सब्सटेंस। तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं और ये एक जेनेटिक से दूसरे जनरेशन तक लेके जाते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर, मतलब यूजेस के आधार पर जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा ऊर्जा उत्पादक होते हैं, उपापचयी नियंत्रक होते हैं, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ होते हैं और आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो स्पेशली इनके जो आपको ये नाम है यही पढ़ने हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, सॉल्ट, वाटर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपने देखा यूजेस के आधार पर। ठीक है, आपने क्या देखा? यूजेस के आधार पर। अब हमको आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। तो उन सभी फंक्शनों को करने के लिए हमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मेनली आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़रूरी वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो टोटल 7 है। ठीक है, अगर ये कोई आपसे पूछेगा कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप कहेंगे 7 है। तो उन 7 के नेम देखिए आपके यहाँ पर दिए गए हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल सॉल्ट और वाटर। तो इतने सारे हैं और इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट तो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बनिक सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपने देखा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में मिले होते हैं। किसमें? 1:2:1 के रेशियो में मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको हम कुछ अपनी तरफ से नहीं मिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कार्बन कुछ कितनी भी क्वांटिटी में ले लिया, हाइड्रोजन कितना भी मिला दिया, ऑक्सीजन कितना भी मिला दिया, ऐसा नहीं है। इन सभी की जो क्वांटिटी है ना, वो रेशियो के फॉर्म में रहेगी। ये जो आपको दिख रहा है ना 1:2:1, इसी रेशियो में मिलाकर ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, कार्बनिक सब्सटेंस बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये करते क्या? शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो 50 से 75% तक की पूर्ति इन्हीं सब्सटेंसेस के द्वारा की जाती है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमारी बॉडी में ऊर्जा की जो ज़रूरत होती है, एनर्जी की जो ज़रूरत होती है ना, उसकी 50 से 75% तक की जो ज़रूरत को पूरा कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं। तो ये मतलब कि इनका हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भाई 50 से लेकर 75% तक सिर्फ यही हमारी हेल्प कर देते हैं ऊर्जा में। तो बाकी कितना बचता है? 25% बचता है।
और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, प्राप्त होती है। तो ये तो आपको लर्न करने वाला पॉइंट मिल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट समझ गए हैं, तो अब उसके बाद यहाँ पे आगे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ये 3 टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि कितने टाइप्स के पॉलीहाइड्रेट होते हैं, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 टाइप्स के होते हैं। उनके नाम अगर ऑप्शन में दिए होंगे तो आप समझ जाएंगे। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, बहुत सिंपल। उसके बाद ये बहुत पूछा जाता है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक माल्टोज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लैक्टोज दिख रहा होगा, ग्लाइकोजन दिख रहा होगा, ग्लैक्टोज दिख रहा होगा, ये सब आपको दिख रहे हैं ना। इन सबको मिक्सअप में दे देते हैं और पूछते हैं बताइए इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाइसैकेराइड है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, इन सबको जिस लिस्ट में मैंने रखा है आप इसी लिस्ट में रन करिएगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है, ग्लैक्टोज आता है और ट्राइओज और मैनोज, ये 4 आपके आते हैं किसमें? मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में आते हैं तो मोनोसैकेराइड आपका क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है, सबसे सिंपल स्टेट होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल स्टेट को, किसको? सिंपल स्टेट को क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं सिंपल स्टेट को, सबसे सरल अवस्था को। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये होता है आपका ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ट्राइओज और मैनोज होता है। उसके बाद होता है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड देखिए क्या होता है? समान या फिर भिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है। ठीक, अब देखिए समझाता हूँ मैं आपको कैसे। जैसे कि इन्होंने कहा कि सेम टाइप के आपके मोनोसैकेराइड्स हों। सेम टाइप का मतलब जैसे कि आपने ले लिया ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, ये सेम टाइप के हो गए ना आपके। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तब भी आपका डाइसैकेराइड बनता है। या फिर आप ले लीजिए एक ग्लूकोज ले लीजिए और दूसरा आप ले लीजिए फ्रक्टोज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फ्रक्टोज ले लीजिए। अगर आपने ले लिया फ्रक्टोज ले लिया या फिर ग्लैक्टोज ले लीजिए। चलिए ग्लैक्टोज यहाँ पर दिया हुआ है तो ग्लैक्टोज ले लेंगे तो आपको जैसा समझ में आएगा। ग्लैक्टोज ले लीजिए, ठीक है। अब इनको मिला लीजिए। हमने क्या कहा कि ग्लूकोज मतलब कि देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोज सेम टाइप के 2 मोनोसैकेराइड ले लीजिए या फिर डिफरेंट 2 मोनोसैकेराइड ले लीजिए। जब आप उनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? डाइसैकेराइड बनेगा। तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलाते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज बनता है। और जब हम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है लैक्टोज। क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, किसको किस में मिलाते हैं, क्या बनता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से क्या बनता है, या फिर ग्लूकोज ग्लूकोज को मिलाने से क्या बनता है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज को मिलाने से क्या बनता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल देखिए, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है और लैक्टोज होता है। तो इन सभी को मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए माल्टोज कैसे बनता है। माल्टोज आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। और आपका लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। तो आप तीनों चीज़ें समझ गए होंगे कैसे कैसे ये बनते हैं। अब लास्ट में हमारा बनता है पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे एटम्स मिलकर के एक सीरीज वाली ऐसी पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है, उसी को फॉर्मेशन करते हैं। कौन बनाते हैं? मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे एटम मिलकर के एक लंबी सीरीज बनाते हैं और ऐसी सीरीज होती है वो जो इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है। और ये किन में होती है? ये जो ऑर्थोपोडा होते हैं ना, उनका जो कंकाल होता है यानी कि स्केलेटन होता है, उनकी बाहर की तरफ होते हैं और ये सेलुलोज में पाया जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, एक्सेट्रा बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल्स को जरूर ध्यान रखिएगा। स्टार्च के बीच में कॉमा लगा हुआ है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन और काइटिन, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्य, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है, मेन कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से।
तो इसका काम है ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। मतलब ऑक्सीजन के द्वारा क्या करती है ये, शरीर की जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको पूरा करती है। किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। तो यह ध्यान रखना है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको ये पूरा करते हैं। लेकिन किसके थ्रू करते हैं? तो ऑक्सीजन के थ्रू करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये विटामिन सी का निर्माण करते हैं। मतलब वो विटामिन सी का फॉर्मेशन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कौन करता है? तो उनका भी निर्माण यही करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और जो जंतु होते हैं यानी कि जो एनिमल होते हैं उनके बाहरी कंकाल यानी स्केलेटन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं। और मेन सोर्स क्या है इसका? गेहूं है, चावल है, मक्का है, आलू है, शकरकंद है, सलजम है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स हैं। यहाँ से मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी ज़रूरत थी, जितनी भी आवश्यकता थी, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी, सारे पॉइंट्स करा दिए। अब हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उन्होंने किया था जे बर्जीलियस। ये पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास। तो आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जे बर्जीलियस ने किया था इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है। यह 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो आपका प्रोटीन होता है, जब 20 अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है, पार्ट है, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से ही बना होता है। यानी कि 15% पार्ट किससे बना होता है? प्रोटीन से। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों काम करते हैं। मतलब दोनों कार्य करते हैं। ये कौन कौन से? तो प्रोटीन के क्या क्या काम होते हैं देखिए। एक तो है ऊर्जा उत्पादन यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी में कुछ चोट वोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत का काम करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, शरीर की मरम्मत और ऊर्जा का उत्पादन, तो ये दो काम करते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वो 20 टाइप्स के प्रोटीन है, उनकी आवश्यकता होती है। जिनमें से 10 का जो है वो संश्लेषण होता है यानी कि सिंथेसाइज हो जाते हैं, वो सिंथेसिस होता है 10 का। और बाकी जो 10 होते हैं वो कहाँ? भोजन से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? फूड से प्राप्त किए जाते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है कि एक जो घरेलू एक महिला होती है उसको प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? तो ऑप्शन में आपको मिल जाता है 40, 45, 50 और 55। तो आपको ध्यान रखना है 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन की अधिक मात्रा में मिलता है। मतलब सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होती है सोयाबीन और मूंगफली में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन वाइज दे करके ये भी पूछा जा सकता है। प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं देखिए। तो प्रोटीन आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2 और 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन जो केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं। अभी हमने एमिनो एसिड पीछे बताया था उसी के। तो वो प्रोटीन जो एमिनो एसिड से केवल बने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सरल प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन वही होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिनस, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन। तो ये आपके 3 हो गए हैं सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल। और संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी मतलब युग्म वाले यानी कंपाउंड में जो मिक्स करके बने होते हैं। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं। मतलब ऐसे प्रोटीन जिनके एटम के साथ ग्रुप्स भी जुड़े रहते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमो एक अलग वर्ड है और प्रोटीन इसका ग्रुप है। ग्लाइको एक अलग वर्ड है और प्रोटीन इसका एक अलग ग्रुप है। तो मतलब आप देख रहे हैं क्रोमो के साथ भी प्रोटीन है और ग्लाइको के साथ भी प्रोटीन है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ऐसे प्रोटीन जिनके एटम के साथ उनका ग्रुप भी जुड़ा रहता है, मतलब प्रोटीन भी जुड़ा रहता है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम संयुग्मी प्रोटीन। और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? व्युत्पन्न, नाम से लग रहा है व्युत्पन्न मतलब जो जनरेट किए जाते हैं। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। मतलब जैसे कि प्रोटीन हमारे नेचर में है, प्राकृतिक में है, उनका जलीय अपघटन हो जाता है, वाटर के साथ उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, उससे उनका फॉर्मेशन होता है। ऐसे प्रोटीन्स को बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीअंस, पेप्टोन, पेप्टाइड। तो ये आपके प्रोटीन के प्रकार थे, हमने तीनों आपको बता दिए हैं और तीनों की एग्जाम्पल आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा।
अब प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। ये कोशिकाओं यानी सेल्स, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू यानी कि ऊतक के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये तीन चीज़ों के निर्माण में भाग लेते हैं, मैंने आपको बता दिया, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यूज़। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, जो हमारी बॉडी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए आवश्यक क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। अगर हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता है तो शरीर का जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो क्या, रुक जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशी ऑर्कर और मैरास्मस जैसे रोग हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बच्चों में ये बीमारी भी होती है, और किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। कौन सी, क्वाशी ऑर्कर और मैरास्मस, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो आपके प्रोटीन होते हैं, जैव उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और जैविक नियंत्रण की तरह, मतलब ये हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो आपने कैटलिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर कैटलिस्ट एक वर्ड होता है जो हमारी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए वो होने वाली है 1 से लेकर के 10 दिन में होने वाली है, तो यहाँ पे करते हैं क्या है, ये कैटलिस्ट जो होते हैं, अगर कैटलिस्ट को हमने मिला लिया तो वो रिएक्शन हमारी हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, हो सकता है 10 दिन की जगह पे 2 दिन में हो जाए। तो इसे ही कहते हैं कैटलिस्ट, जो हमारी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। तो ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो विटामिन है, प्रोटीन है, जो काम कर रहे होते हैं, उनकी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब ये कंट्रोल करते हैं। जैविक नियंत्रण और जैव उत्प्रेरक ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कार्य करते रहते हैं, और बॉडी की ग्रोथ में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अनुवांशिकी के लक्षणों के विकास में नियंत्रण करते हैं। अनुवांशिकी का मतलब मैंने आपको बताया था, जेनेटिक से होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ें जाती हैं, ये संवहन में भी सहायक होते हैं। संवहन मतलब कन्वेक्शन, तो ये संवहन में भी सहायक होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर प्रोटीन शरीर को एनर्जी भी देते हैं। तो प्रोटीन होते हैं ऐसे कि ज़रूरत पड़ती है तो शरीर को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम फैट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा। तो फैट देखिए क्या होते हैं, फैट ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड का एक एस्टर होती है। तो फैट क्या होती है, फैट ग्लिसरॉल फैटी एसिड का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। इससे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में जब आपको बताया था तो वहाँ पर भी यही सब चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पर 1:2:1 इनके रेशियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पर मिल रहे थे हम लोगों को, ठीक है, 1:2:1 के रेशियो में मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कार्बन कितना भी, हाइड्रोजन कितना भी और ऑक्सीजन कितना भी, मतलब ये सब विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं, अलग अलग मात्रा में। तो ये फैट में होता है। और फैट सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैट जो होते हैं जनरली 20 डिग्री सेल्सियस पर किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। फैट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल संतृप्त तेल के उदाहरण है। तो ये जो आपका संतृप्त तेल है, मतलब सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड ऑयल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ताड़ का तेल और नारियल का तेल। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। एक एडल्ट मनुष्य को 20 से 30% ऊर्जा फैट से प्राप्त होनी चाहिए। तो कितनी ऊर्जा फैट से प्राप्त होनी चाहिए, 20 से 30% ऊर्जा एक एडल्ट मनुष्य को प्राप्त होनी चाहिए। बॉडी में इनका जो संश्लेषण है यानी कि सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी में जो फैट है, फैट का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम देखते हैं कि फैट के प्रमुख कार्य क्या क्या है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब यह हमारी त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। जो फैट होती है, आपने देखा होगा, फैट को लोग कहते हैं भाई फैट जम गई, तुम्हारी चर्बी जम गई है, मोटे हो गए हो। इसका मतलब जो फैट क्या है, हमारी स्किन के नीचे जम जाती है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती।
या जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं यानी कि जो हमारे फूड सब्सटेंस होते हैं उनमें स्वाद उत्पन्न करती है। कौन? फैट। और फूड को रुचिकर बनाती हैं। तो आप देखते नहीं कि बहुत तला भुना अगर आप खाते हैं तो काफ़ी टेस्टी होता है। जैसे आप अक्सर आप देखिए समोसे खाइए, पकौड़ी खाइए, पराठे खाइए, तो इस तरह की चीज़ें अक्सर क्या होती है, बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन उनमें फ़ैट ज़्यादा होता है। तो फैट हमारे फूड को टेस्टी भी बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। फैट की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी हो जाती है और शरीर का विकास रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली तला भुना खाएं, मतलब कि लिमिट में खाना चाहिए। अगर फैट की कमी होती है हमारी बॉडी में तब हमारी स्किन जो होती है वो ड्राई होने लगती है, वेट में कमी होने लगती है। ये उस फैट की बात करें जो हमारी बॉडी में मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, मतलब बहुत ही कम हो जाए, सही से किसी को फूड नहीं मिलता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आजकल ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि किसी को अच्छी तरीके से फूड ना मिले, क्योंकि स्ट्रीट फूड आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो घर का खाना तो आप भूल ही जाते हैं, क्योंकि इतना सारा स्ट्रीट फूड बाहर मिलता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अगला हमारा टॉपिक आ गया है न्यूक्लिक एसिड। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से बने होते हैं। तो आप ये जो मैं फॉर्मेशन बताता हूँ ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं, बने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यही होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीमर देखिए आगे है अगला पॉइंट, पॉलीमर। पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक। ये पॉलीमर हैं जो बहुत कम मात्रा में हमारी सेल्स में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। तो ये ऐसे पॉलीमर हैं जो हमारी बॉडी में, बॉडी के सेल्स में डीएनए और आरएनए के रूप में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के कार्य, ये जेनेटिक होते हैं। तो ये मतलब गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना इनका काम होता है। मैंने आपसे बताया था ना, जेनेटिक का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तो ये आपके न्यूक्लिक एसिड करते हैं। तो मेनली आप इनको यही ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक के काम के पर्पज से मेनली यूज होते हैं न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम्स के फॉर्मेशन में एंड प्रोटीन के सिंथेसिस का कंट्रोल करना इनके ही हाथ में होता है। मतलब ये एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और ये क्रोमैटिन जाल का भी निर्माण करते हैं, यही है जो क्रोमैटिन जाल को बनाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वाटर के बारे में, जल के बारे में। इससे तो आप वाकिफ़ होंगे और इसके बारे में अच्छे जानते होंगे। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है और जल हमारे शरीर का एक प्रमुख अवयव है। मैंने सिर्फ यहाँ पे खास खास चीज़ें लिखी हैं, बाकी तो आपको पता ही होगा। हमारे शरीर में कुल भार का 65 से 75% तक पानी होता है। तो अगर हम अपनी बॉडी का वेट देख लें और उसका 60 से 75% निकाल लें, तो जितना भी निकल के आएगा आपका वेट, वो हमारा टोटल वाटर की क्वांटिटी होगी हमारी बॉडी के अंदर। अब देखते हैं वाटर के कार्य क्या क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसके। जल हमारे शरीर के टेम्परेचर को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो स्वेट के फॉर्म में हम दौड़ते हैं तो पसीना निकलता है हमारी बॉडी से। आप देखते होंगे ठंडी में अक्सर कपड़े निकालते हैं फिर नहाने जाते हैं तो आप देखते होंगे वाष्पन होता है, मतलब वेपोराइजेशन होता है, भाप निकलती रहती है। शरीर के अपशिष्ट यानी कि वेस्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी के पेट में कोई दिक्कत है, आपने खाना खाया है, तो हर चीज़ के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस नामक बीमारी होती है। देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी लिखने में, पीने के नहीं, पीने के पानी यहाँ पे है। पीने के पानी में आर्सेनिक, जो आर्सेनिक पॉइजन होता है, उसके कारण कैराटोसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? कैराटोसिस होती है। तो पानी में आर्सेनिक पॉइजन होता है, आप ध्यान रखिएगा। जो पीने के पानी होते हैं उसमें किस चीज़ की अधिकता होती है? तो आर्सेनिक पॉइजन होता है। आर्सेनिक, इसको ए से दिखते हैं, ये हमारा एलिमेंट होता है और इसी के कारण होता है कैराटोसिस। कैराटोसिस जो होता है ये बीमारी होती है। तो आप इस बीमारी का नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स देखिए क्या होते हैं। मिनरल्स के बिना हमारा शरीर ना तो त्वचा, मांसपेशियां, मसल्स, ऊतकों और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कर पाएगा और ना ही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच पाएगी, अगर ये मिनरल्स नहीं होंगे तब। तो मिनरल्स के बिना हमारा शरीर यानी कि हमारी स्किन, हमारी मसल्स, हमारे टिश्यूज़, आरबीसी, इन सभी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और ना ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच पाएगी। ब्रेन और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वो भी शरीर में मिनरल्स के कारण ही होता है, उनके संतुलन के कारण ही
हो पाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क हो गया, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट हो गए हैं, उनके जैसे कोई संदेश होता है कि हमने कुछ सोचा, हमने या कुछ लिख किया, हमने कुछ मतलब अपने बालों को सहलाया। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर हम देते हैं माइंड को, तो माइंड वापस रिफ्लेक्ट होके जाता है और उस हमारी बॉडी के पार्ट को देता है जहाँ से हम काम कर रहे होते हैं। तो ये भी सभी किसके द्वारा संभव है? ये सबके सब पॉसिबल है इन्हीं मिनरल्स के थ्रू। जो हमारे ये मिनरल्स हैं, इन्हीं के कंट्रोल के कारण ऐसा हो पाता है। शरीर को हेल्दी बनाने के लिए आवश्यक 3 मिनरल्स हैं। तो कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आवश्यक हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा है? आपका आयरन है। आयरन को Fe से दिखाते हैं, Fe। शरीर में सबसे अहम हड्डियों के लिए मिनरल कौन सा है? तो वो कैल्शियम है। हम कहते हैं ना कैल्शियम है तो आपके दांत में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप ऐड भी देखे होंगे, तो ये कैल्शियम है, Ca से इसको दिखाते हैं कैल्शियम। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक मिनरल्स हैं हमारा जिंक। तो जिंक को Zn से दिखाते हैं। इसकी वैलेंसी भी +2 होती है, इसकी वैलेंसी भी +2 होती है, और इसकी वैलेंसी तो 3 भी होती है और 2 भी होती है। तो इसकी वैलेंसी दोनों होती है, 2 और 3 दोनों होती है। तो आप ध्यान रखिएगा इन्हें, इनकी वैलेंसी भी कभी कभी पूछ ली जाती है। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए होती है? अगर डेली कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको ऊर्जा चाहिए होती है 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उसको चाहिए होती है। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका प्रयोग करते हैं। जो फूड होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे अपने फूड को हम बचा सकते हैं? तो वो होता है सोडियम बेंजोएट होता है। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्लास हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ।